की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम इनकलाब की आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की संदिग्ध भूमिका। ये शीर्षक लिया गया है एस.एम. मुशरी, पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र, करकरे के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा, लिखित उनकी ये किताब से। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोताओं, पिछले दिनों हमने इस किताब के भाग 7 तक को आप तक पहुंचाया है। आज हम बात करेंगे भाग 8 की, जिसमें महाराष्ट्र के मनुवादियों की संदिग्ध भूमिका किस तरह से नजर आती है। 1818 से ही जब पुणे के ब्राह्मणवादी पेशवाओं के इलाके को अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया था, जिस पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी के वंशजों को धकिया कर कब्जा किया था और वहां के शासक बन बैठे थे। ब्राह्मणवादी भारत में पेशवाओं के उस अनुभव को दोहराने के फिराक में है। सत्ता के लिए उनकी ललक कितनी गहरी और तीव्र है और इस बात में उनका कितना पक्का यकीन है कि वही है जिनके पास सत्ता की बागडोर हमेशा रहनी चाहिए। यहाँ तक कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी, चाहे उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल हो या ना हो, और अपनी यह स्थिति बनाए रखने के लिए वे कितने इच्छुक हैं, इसे मशहूर कॉलमनिस्ट स्मिता गुप्ता द्वारा बयान किया गया इस घटनाक्रम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आउटलुक पत्रिका 30 मार्च 2009 में लिखते हुए वो कहती हैं, एक ब्राह्मण साथी ने एक बार स्वर्गीय बी.एन. गाडगिल के पास रोना रोया कि राजनीतिक सत्ता पर ब्राह्मणों की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से बैरिस्टर गाडगिल, जो 3 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता रह चुके थे, जरा मुस्कुराए और अपने वार्ताकार से बोले, महाराष्ट्र में हमने इस समस्या को 3 सदी पहले ही हल कर लिया था। ब्राह्मणों पेशवाओं ने मराठों को शासन करने का मौका दिया, जबकि असल सत्ता अपने हाथ में ही रखी। अगर बेहद प्रगतिशील समझे जाने वाले एक ब्राह्मण का यह नजरिया है, तो कट्टरपंथी ब्राह्मणवादियों के दृष्टिकोण की कल्पना आसानी से की जा सकती है। भारत में लगभग पिछले 115 वर्षों के दौरान घटने वाली सांप्रदायिकता या जातिवाद से जुड़ी बड़ी घटनाओं का सावधानी से विश्लेषण करने पर, जैसा कि नीचे अभी बताया जाएगा, उनमें एक ना दिखाई देने वाली डोर निकलेगी। 1893 के मनसूबाबंद सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले की पहली घटना से लेकर नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के रहस्य में CST कामा रंगभवन लेन हिस्से तक, और ये दिखाई ना देने वाले डोर और कुछ नहीं बल्कि महाराष्ट्र की ब्राह्मणवादी शक्तियां ही हैं। इन्हें कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोताओं, आप हमारे इस कार्यक्रमों को अलग अलग देशों से कॉल करके भी सुन सकते हैं। रेडियो वॉइस ऑफ खालसा एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन पर डाउनलोड करके हमारे सारे ही कार्यक्रम लाइव और रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो है radiovoiceofkhalsa.com। आप हमारा फेसबुक पेज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा, उसे भी लाइक करें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हिंदी में व्याख्या का कार्यक्रम, जिसे आप सुनते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार, सप्ताह में 5 दिन। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं मान्यवर सरदार सुखविंदर सिंह जी और बीबी जसवीर कौर जी। इस कार्यक्रम को या रेडियो वॉइस ऑफ खालसा में सुनाए जाने वाले किन्हीं भी कार्यक्रम को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर करने के लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं 214 390 44 65 214 390 4465। इन नंबरों को डायल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके द्वारा किया गया किसी भी तरह का सहयोग बेहद ही सत्कारपूर्ण रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम की तरफ। हम बात कर रहे हैं एस.एम. मुशरी, पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र द्वारा लिखित उनकी किताब भारत में आतंकवाद का असली चेहरा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवादी शक्तियां इतिहास से लेकर आज तक काम करती आई हैं। महाराष्ट्र की ब्राह्मणवादी शक्तियों को समझने के लिए ये कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह सत्य हैं और इतिहास से संबंधित है।
जैसे पहला पूर्व नियोजित हिंदू मुस्लिम दंगा 1893 में पुणे के महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादियों द्वारा कराया गया था, ताकि महात्मा ज्योतिराव फुले व अन्य लोगों के सुधारवादी आंदोलन की ओर से आम हिंदुओं का ध्यान हटाया जा सके, जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उस क्षेत्र में जोर पकड़ रहा था। हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे ब्राह्मणवादी संगठनों, जो कि मुख्य रूप से समाज में मुस्लिम विरोधी भावना फैलाने के असल जिम्मेदार रहे हैं और अपनी दूरगामी रणनीति के तहत सांप्रदायिक दंगों को हवा देते रहे हैं, की स्थापना महाराष्ट्र में ही की गई। हिंदू महासभा के संस्थापक महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादी बीडी सावरकर थे और उनका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में था। आरएसएस के संस्थापक और उसके पहले प्रमुख महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादी डॉक्टर हेडगेवर थे और आरएसएस का मुख्यालय उस समय के मध्य भारत के नागपुर में था, जो कि अब महाराष्ट्र है। डॉक्टर हेडगेवर के तुरंत बाद के दो उत्तराधिकारी गोलवालकर गुरुजी और बाला साहब देवरस भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादी थे। मौजूदा प्रमुख मोहन भागवत भी महाराष्ट्र के हैं। इस प्रकार दो प्रमुख राजेंद्र सिंह और के सुदर्शन को छोड़कर सभी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादी थे। इसके अलावा द हिंदू में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आज भी उसके 57% महत्वपूर्ण पद अधिकारी और वैचारिक गुरु महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादी हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने की साजिश महाराष्ट्र में रची गई और यह जाना बूझा तथ्य है कि मुख्य आरोपी नथुराम गोडसे समेत कामोबेश सभी साजिशकर्ता महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादी थे। महात्मा गांधी की मौत के बाद भी लोगों ने उन्हें नहीं बख्शा। उनकी हत्या के लगभग 50 साल बाद जैसे इस शर्मनाक हरकत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादियों ने एक नाटक लिखा, जिसका शीर्षक था मी नथुराम गोडसे बोलतो, यानी कि मैं नथुराम गोडसे बोलता हूँ, जिसमें कि महात्मा गांधी के हत्यारे को नायक के रूप में चित्रित किया गया, जो कि उनकी हत्या करने के घृणित काम में गौरव महसूस करता है। नाटक के हिसाब से उसने इस कमजोर बुजुर्ग सुरक्षा रहित शांति के दूत की हत्या देशभक्ति के जोश में की थी, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से देश के बंटवारे और रजामंदी दी थी और कथित रूप से सरकार को बाध्य किया था कि वह संयुक्त भारत के साझे खाते में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करे। थिएटर में जहां पर नाटक का मंथन चल रहा था, पहली बार अधिकतर कट्टर ब्राह्मणवादी बैठे हुए थे, जो कि अपने हीरो के डायलॉगों की शानदार अदायगी पर जोर जोर से तालियां भी बजा रहे थे और बाकी के बैठे हुए जो दर्शक थे वो इसका अनुसरण कर रहे थे। ये भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सटीक दृश्य है, जहां पर 99% लोग 1% से कम ब्राह्मणवादियों का मामले की बारीकियों को समझे बिना अनुसरण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस घटना के खिलाफ कोई खास विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, सिवाय कुछ थोड़े से बैनरों के, जो कुछ सुधारवादी और धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने यहाँ वहां लगा दिए थे। इन बैनरों में लिखा था, बापू हम शर्मिंदा है, आपके कातिल अभी जिंदा है। हाँ, गांधी जी के एक पक्के गुजराती अनुयायी चुन्नी भाई बैद ने गुजराती भाषा में एक पुस्तिका सूरज सेम धुल लिखी, जिसमें उन्होंने नाटककार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। चुन्नी भाई के अनुसार 1934 से अब तक ब्राह्मणवादियों द्वारा महात्मा के जीवन पर हमला करने की 6 कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन पहली 4 घटनाओं के समय देश के विभाजन की कोई बात नहीं थी और इसलिए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का कोई सवाल भी नहीं था। और इन 6 कोशिशों में से 4 महाराष्ट्र में की गई, जिनमें से 3 में नथुराम गोडसे शामिल था, जबकि 2 घटनाओं में महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी ताकतें लिप्त थी। 19वीं सदी के आखिरी दशक और 20वीं सदी के शुरुआत के दौरान कुछ हुए अधिकतर बड़े सांप्रदायिक दंगे, जिनमें से सांप्रदायिक दंगों के खत्म न होने वाले सिलसिले की रूपरेखा बनी और बाबरी मस्जिद विध्वंस व 2002 की गुजरात नरसंहार सामने आया। वे दंगे महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादियों द्वारा धार्मिक उत्सवों एवं जुलूसों में आम हिंदुओं को भड़काकर कराए गए थे। ब्राह्मणवादी संगठनों से जुड़ी आतंकवाद की 48 घटनाओं में से 35 घटनाओं का संबंध महाराष्ट्र से है। इन घटनाओं का ब्यौरा इस पुस्तक के अध्याय में 2 में दिया गया है। हालांकि कुछ मामलों में आम हिंदू युवा जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी विस्तृत पड़ताल से पता चलेगा कि उनके सूत्रधार ब्राह्मणवादी हैं। संवैधानिक रूप से स्थापित लोकतांत्रिक गणराज्य को अस्थिर करने और हिंदू ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाने की साजिश
जिसका पता हाल ही में मालेगांव विस्फोट मामले की जांच से चला, महाराष्ट्र में रची गई थी और मुख्य साजिशकर्ता ले कर्नल पुरोहित समेत अधिकतर अभियुक्त महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादी थे। आतंकी संगठन अभिनव भारत, जो कि उपयुक्त राष्ट्र विरोधी साजिश का प्रेरक है, की जड़ें महाराष्ट्र में है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कट्टर ब्राह्मणवादी है और बीडी सावरकर के भाई की बहू हिमानी सावरकर महाराष्ट्र की है। अहमदाबाद बम विस्फोट और जुलाई 2008 के सूरत के बिन फटे बम मामले का संबंध महाराष्ट्र से था। जैसा कि विस्फोट से कुछ मिनट पहले कुछ टीवी चैनलों को मिले ईमेलों से पता चला है कि वे नवी मुंबई से किए गए थे। विस्फोट के लिए प्रयुक्त वाहन नवी मुंबई में चुराया गया था और उसे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के तलसारी चुंगी नाका से होकर गुजारा गया था और ऐसा संभवतः चुंगी नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़खानी करके सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की गई थी और कुछ बिन फटे बम मराठी अखबारों में लिपटे पाए गए थे। लेकिन महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादियों ने आईबी के अपने भाइयों की मदद से जांच को बिल्कुल उल्टा मोड़ दे दिया। दिल्ली के बटाला हाउस मुठभेड़ से जुड़े आतंकवादियों के पास पाए गए सिम कार्डों का संबंध महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से था। ये भी पाया गया है कि उन सिम कार्डों का प्रयोग आतंकवादियों द्वारा औरंगाबाद से किसी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए किया गया था, लेकिन इस मामले की केवल सतही जांच की गई और वास्तविक सूत्रधारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर गहराई से जांच की गई होती और उसे उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाया गया होता तो उससे ब्राह्मणवादियों के जुड़े होने का भांडाफोड़ हो गया होता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए अगस्त 2008 के विस्फोट का संबंध महाराष्ट्र से था, इस बात का पता चल चुका है। इस मामले में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता राजीव मिश्रा और भूपिंदर सिंह विस्फोटक डिवाइसों को बनाते समय मारे गए थे। जांच से पता चला है कि अल्पसंख्यक बहुल फिरोजाबाद में उनकी बड़े पैमाने पर विस्फोट कराने की योजना थी। विस्फोट के पहले 2 महीनों से वे 2 मोबाइल फोनों पर अक्सर मुंबई बात करते रहे थे, लेकिन पुलिस अभी तक संबंधित लोगों की पहचान नहीं कर पाई और इसका जाहिर सा कारण ब्राह्मणों के दबदबे वाली आईबी का दबाव है। 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के दौरान सीएसटी स्टेशन पर कहर बर्पा करने वाले आतंकवादियों द्वारा उपयुक्त मोबाइल फोन महाराष्ट्र के सतारा के थे। सिम कार्ड से चाहे जिसके भी नाम से लिया गया हो, पर अगर मामले की गहराई से जांच की जाती तो उसके तार ब्राह्मणवादी संगठनों और उनके नेताओं से जुड़े पाए जाते। लेकिन स्वाभाविक कारणों से आईबी और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी तक ऊपर बयान की गई घटनाएं, जो कि विस्तृत नहीं केवल इशारा करने वाली है, इस तथ्य की ओर ले जाती है कि भारत में सांप्रदायिक गतिविधियों के मामले में महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादी सबसे आगे रहे हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र हिंदुत्व प्रयोगशाला की। मुश्रीफ जी कहते हैं कि गुजरात 2002 के नरसंहार के बाद मीडिया ने गुजरात को हिंदुत्व प्रयोगशाला कहना शुरू कर दिया, लेकिन ये गुजरात के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। उसे परीक्षण भूमि तो कहा जा सकता है, लेकिन प्रयोगशाला नहीं। हिंदुत्व की वास्तविक प्रयोगशाला 1893 से महाराष्ट्र रही है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणवादियों के लिए ये तो शोध का विषय रहा है कि समाज के ऊपर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता कैसे बनाई रखी जाए और किस प्रकार ब्राह्मणों को सही सलामत रखते हुए अन्य हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर अपने अधीन रखा जाए। वे इस प्रयोगशाला में शोध करते रहे हैं और अन्य राज्यों में प्रयोग भी करते रहे हैं। इनमें से सबसे सफल प्रयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात नरसंहार था। इन दोनों में ही दूसरे तमाम समुदायों ने कष्ट झेला पर ब्राह्मण पूरी तरह से अप्रभावित बने रहे। इस सिलसिले में ये बात याद की जा सकती है कि गुजरात नरसंहार से 7 साल पहले अर्थात 1995 के विधानसभा चुनावों के दौरान शिवसेना के नेता मनोहर जोशी ने, जिन्हें ब्राह्मणवादियों ने 1960 के दशक में सिस्टमेटिक तरीके से शिवसेना में दाखिल कर दिया था और जो बाद में अन्य वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, वादा किया था कि वे महाराष्ट्र को देश का पहला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस मुद्दे पर मुंबई हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की गई, जिसमें जोशी के चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के अपने वादे के आधार पर वोट मांगकर धर्मनिरपेक्षता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में हाई कोर्ट के फैसले को ये कहते हुए उलट दिया कि हमारी राय में महज एक बयान की महाराष्ट्र में पहला हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जाएगा अपने आप में धर्म के आधार पर वोट के लिए अपील नहीं, बल्कि यह ज्यादा से ज्यादा ऐसी आशा व्यक्त करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में 24 फरवरी 2009 को कानूनी टिप्पणीकार मनोज मिट्टा ने लिखा है, हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट की 1996 की क्लीन चिट राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ परिवार द्वारा इसका उल्लेख वर्षों से अपनी संकीर्ण गतिविधियों को तर्क का जामा पहनाने के लिए किया जाता है। हिंदुत्व पर 1996 के निर्णय को कानूनी तौर पर दफन करने के लिए राजनीतिक स्तर पर आम सहमति बनाने का समय आ गया है। ये तो भविष्य बताएगा कि देश के राजनीतिक दल मिथ्या की सलाह को कितना गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मैं जिस नतीजे को पेश कर रहा हूं वो ये है कि यह महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादी ही हैं जो सांप्रदायिक गतिविधियों में सबसे आगे रहे हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र को हिंदुत्व की वास्तविक प्रयोगशाला में बदल दिया है। अगर सांप्रदायिक रूप से डांवाडोल ऐसे माहौल में महाराष्ट्र में गुजरात जैसी स्थिति विकसित नहीं हुई तो इसका श्रेय राज्य के सुधारवादी आंदोलन को जाता है। हालांकि यह आंदोलन कमजोर और असंगठित रहा है। गुजरात जैसे हालात नहीं बनने देने का श्रेय संतों और सूफियों की लंबी परंपरा के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस को भी जाता है, जो कि अपनी तमाम खामियों के बावजूद सांप्रदायिक मुद्दों पर बहुत अधिक संवेदनशील है। महाराष्ट्र के किसी भी राजनीतिक नेता ने ब्राह्मणवादियों से मोर्चा लेने का साहस नहीं दिखाया। विडंबना देखिए कि महाराष्ट्र में एक भी ऐसा महत्वपूर्ण नेता नहीं है जो ब्राह्मणवादियों की आंखों में आंखें डालकर और उसे सीधे सवाल करता। उन कुछ नेताओं के विपरीत जो कुछ दूसरे राज्यों में उनसे खुलकर मुकाबला करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक नेता वे चाहे छोटे हों या बड़े हों ब्राह्मणवादियों के से खौफ खाते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उनके पास काफी विस्फोटक जानकारी है और उन्हें भय रहता है कि अगर उन्होंने ब्राह्मणवादियों से पंगा लिया तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि मीडिया में उनकी काफी चलती है और दूसरे और तीसरे दर्जे के राजनेता मीडिया में ब्लैक आउट हो जाने के डर से ब्राह्मणवादियों को छेड़ना नहीं चाहते। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए नुकसानदेह होगा। इसके फलस्वरूप राज्य में ब्राह्मणवादियों की नकाब गतिविधियां बदस्तूर जारी है। अब बात करेंगे आईबी के खिलाफ चार्जशीट की। मुशर्रफ जी कहते हैं कि स्वतंत्रता से पहले और बाद के दौर में आईबी की गंभीर कोताहियां और कहानियों का सारांश कुछ इस तरह से है। सरकार को आरएसएस की सांप्रदायिक गतिविधियों के विषय में अंधेरे में रखना। ऐसा लगता है कि आईबी द्वारा आरएसएस जैसे ब्राह्मणवादी संगठनों के गृहीत कार्यों के विषय में सरकार को अंधेरे में रखा गया। इसके बिना यह संभव ही नहीं था कि आरएसएस अपनी 43,000 शाखाओं के जाल की मदद से मुस्लिम विरोधी अभियान को गत 60 वर्षों से बेरोक चला पाती। आरएसएस के राष्ट्रीय व सामाजिक संगठन के रूप में बताया जाना, इसी के साथ उनके द्वारा आरएसएस को एक राष्ट्रवादी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसा कि इनके द्वारा केंद्र व राज्य सरकार तथा पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट पढ़ने पर मालूम होता है। और यही कारण था कि आरएसएस द्वारा पूरे देश में जहरीला प्रचार किया गया। वाम दलों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों के लिए अलग नीतियां। आईबी द्वारा वाम दलों, धर्मनिरपेक्ष संगठनों और मुस्लिम संगठनों को लेकर पूर्णतः अलग नीतियां बनाई गई। इसके द्वारा सरकार को ऐसी पार्टियों और संगठनों के विषय में झूठी और अतिरंजित जानकारी प्रदान की गई। इनकी सकारात्मक गतिविधियों पर बंदिश लगाई गई ताकि ब्राह्मणवादी संगठन अपने सांप्रदायिक व जातिवादी एजेंडों को बिना रुकावट जारी रख सके। सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण में नहीं रखा गया। यह सच्चाई है कि ब्राह्मणवादियों द्वारा आजादी के 60 साल से देश भर में अपने स्वार्थ के लिए भड़काए गए सांप्रदायिक दंगे और उनकी बढ़ती हुई संख्या देश की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी के संदिग्ध भूमिका की पोल खोलते हैं। अगर आईबी ने अपनी भूमिका सही और ईमानदार तरीके से निभाई होती तो सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से फैले हैं वे नहीं फैलते और देश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहता। मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर बदनाम करना, मुस्लिम लड़कों पर आरडीएक्स थोपना। दिल्ली के द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 13 सितंबर 2007 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें सीबीआई की जांच के बारे में लिखा गया। जांच में पता चला है कि आईबी और दिल्ली पुलिस को विशेष शाखा के बीच साठगांठ हुई थी और वे 2 मुस्लिम युवकों मोहम्मद महारिफ कमर तथा इरशाद अली पर आरडीएक्स बांधने वाले थे और इन्हें आतंकी घोषित करने वाले थे। वे मुस्लिमों के साथ पूर्वाग्रह रखते थे और इस प्रकार से ब्राह्मणवादी गतिविधियों से ध्यान दूसरी तरफ ले जाते थे।
मुठभेड़ कही जाने वाली गैर कानूनी हत्याओं को उचित ठहराना। हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई में 5 मई 2007 में आईबी प्रमुख बीजो बैद द्वारा लिखित पत्र प्रकाशित किया गया, जो उन्होंने डीजीपी गुजरात केपीएस गिल को 30 दिसंबर 1991 को लिखा था। उसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों द्वारा पश्चिमी मीडिया को यह बताए जाने पर आपत्ति की थी कि किस प्रकार उन्होंने एक व्यक्ति को बिना किसी कानूनी सजा के मार दिया। आईबी प्रमुख का पत्र के माध्यम से यह कहना था कि पुलिस वाले भले ही अपना काम करते रहें, लेकिन ये बात मीडिया में नहीं आना चाहिए। गुप्त सूचना के नाम पर अफवाह फैलाना तथा मुस्लिमों की निंदा करना। गुप्त सूचना के नाम पर आईबी द्वारा जानबूझकर अफवाह फैलाई जाती है कि मुस्लिम आतंकवादी संगठनों द्वारा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर हमला किया जाना है। इसके अलावा देश के प्रमुख ठिकानों व धार्मिक स्थलों पर हमला होने की अफवाहें फैलाई जाती है, जिससे मुस्लिमों के खिलाफ वातावरण बने। इससे वे ब्राह्मणवादियों के उस एजेंडे को पूरा करते हैं जिसमें समाज पर नियंत्रण रखने की उनकी मंशा रहती है। वे ये चाहते हैं कि आम हिंदू व मुसलमान आपस में ही लड़ते रहे। ब्राह्मणवादी संगठनों की आतंकी गतिविधियों की जानबूझकर अनदेखी करना। दूसरी तरफ असल ब्राह्मणवादी आतंकी अपने लोगों को हथियार व विस्फोटकों का प्रशिक्षण देश भर में देते रहे हैं और वे पैसा, हथियार, बारूद, विस्फोट इकट्ठा करते रहे हैं, लेकिन आईबी इन सभी गतिविधियों पर भी आंखें मूंदे रहती है और उन्हें खुली छूट देती है। मुशर्रफ जी कहते हैं कि सरकार को अभिनव भारत के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में अंधेरे में रखना। आईबी को उग्र ब्राह्मणवादी संगठन अभिनव भारत के गठन की जानकारी थी, साथ ही उन्हें यह भी पता था कि वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। इस संबंध में कर्नल बप्पादित्य धर का एटीएस को मालेगांव बम विस्फोट कांड की जांच में दिया गया बयान हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई 23 जनवरी 2009 को छापा गया एक महत्वपूर्ण था, लेकिन इससे भी सरकार चौकन्नी नहीं हुई और उसने संगठन पर रोक लगाने की कार्रवाई नहीं की, जबकि दूसरी ओर यह लगता है कि इसके लिए मौन सहमति दे दी गई। बम विस्फोट की जांच में हस्तक्षेप करना। आईबी ने बिना कारण बम विस्फोट के मामलों में हस्तक्षेप किया ताकि जांच को गलत राह पर ले जा सके। उनका उद्देश्य ब्राह्मणवादी आतंकियों को बचाना तथा मुस्लिमों को दोषी ठहराना था। कई मामलों में उन्होंने घटना के स्वरूप को ही बदल दिया, जिसमें उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की। कई ऐसे मामलों में भी जानबूझकर जांच में शामिल हो जाना सामने आया, जिसमें स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई कर ली थी, जबकि कुछ घटनाओं में उन्होंने जांच एजेंसियों द्वारा पाए गए महत्वपूर्ण सुरागों को उनके तार्किक नतीजे तक ले जाने का मौका नहीं दिया, जिन सब में, जैसा कि बाद में पता चला, ब्राह्मणवादी आतंकी शामिल थे। बहुत ज्यादा शक वाली आतंकी घटनाओं की जांच नहीं करने देना। आईबी द्वारा देश में घटित कुछ बड़ी व शक वाली घटनाओं की जांच नहीं करने देने की बात भी सामने आई है, जैसे संसद व आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पर हमला और अहमदाबाद विस्फोट की घटना। इन घटनाओं की गहराई से व ईमानदारी से जांच नहीं करने देने में भी आईबी का ही हाथ है। इससे गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, जबकि इस संबंध में गहराई से जांच करने की मांग जोर शोर से उठी है। संसद पर हमला। मुशर्रफ जी कहते हैं कि संसद पर हमले के बारे में 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिन्हें काफी शोध के बाद लिखा गया है। 13 दिसंबर ए रीडर, द स्ट्रेंज केस ऑफ द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। इसे वकीलों के समूह, शिक्षाविदों, पत्रकारों व लेखकों ने लिखा है तथा इसकी प्रस्तावना अरुंधति रॉय ने लिखी है। दिसंबर 13, टेरर ओवर डेमोक्रेसी, इसे निर्मला गंशु मुखर्जी ने लिखा है तथा पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा लाई गई रिपोर्ट, जिसमें सरकार व आईबी के गलत दावों की पोल खोली गई है तथा सही तथ्यों को सामने लाया गया है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर आतंकी हमला। आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर हुए आतंकी हमले को आईबी ने इतने घटिया तरीके से लिया है कि आईबी ने स्वयं ही अपना मजाक बनाया। आतंकी हमले के 1 सप्ताह पहले नागपुर के 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पता था कि कुछ आतंकियों को बड़वानी मध्य प्रदेश में रखा गया है तथा आईबी की कोई ऑपरेशन नागपुर या आसपास करने वाली है। आतंकी हमले के बाद स्कूल के बच्चे भी, जिन्हें पता नहीं कि आईबी क्या है, वे भी बताने लगे कि यह ऑपरेशन आईबी का है। इस घटना की सत्यता जानने के लिए कुछ धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने तथ्य खोजी समिति भी बनाई, जिनकी कमान सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज बीजी कोलसे पाटिल ने संभाली। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि पुलिस की कहानी में काफी जानकारी ऐसी है जिनके बारे में न्यायिक जांच की ही जानी चाहिए। अहमदाबाद बम विस्फोट के बारे में इस किताब के अध्याय 3 में चर्चा की गई है कि जहां पर तार्किक अर्थ ये निकाला गया है कि यह काम आईबी का ही था। उपयुक्त सभी मामलों में किसी भी प्रकार की न्यायिक जांच नहीं की गई, जबकि इसकी मांग धर्मनिरपेक्ष तथा मानव अधिकार संगठनों ने जोर शोर से की। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट की जांच में रोक टोक करना।
आईबी ने 2 बार समझौता एक्सप्लोज विस्फोट कांड की जांच में रोक टोक की है और पहली बार जब हरियाणा पुलिस पूरे मामले में तह तक पहुंच ही गई थी, वही दूसरी बार जब एटीएस महाराष्ट्र जिसके नेतृत्व हेमंत करकरे कर रहे थे ने पूर्ण रूप से जांच कर ली थी। दोनों बार देश की इज्जत की खातिर आईबी ने रोक टोक की, पर असल में ब्राह्मणवादियों की इस घटना से को बचाना चाहती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को एटीएस परीक्षण में प्राध्यापक के रूप में आमंत्रित करना। आईबी को लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गतिविधियों की जानकारी थी तथा उसकी आतंकी संगठन अभिनव भारत के बारे में भी मालूम था, क्योंकि उसने कई बैठकों में भी भाग लिया था। हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई में 23 जनवरी 2009 को छपा। इसके बावजूद जब उसे अतिथि प्राध्यापक के रूप में एटीएस महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा विस्फोटकों की पहचान कैसे की जाए विषय पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, तब उसने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं की। आईबी के प्रमुख एटीएस प्रमुख केपी रघुवंशी के बीच अच्छे संबंधों का हवाला दिया गया, लेकिन शक है कि आईबी ने स्वयं ही पुरोहित का प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा था। विस्फोटकों के पकड़े जाने की घटना में पुरोहित के जांच करने पर आपत्ति नहीं थी। आईबी ने औरंगाबाद में जब्त किए गए हथियार, गोला बारूद और 43 किलो आरडीएक्स की जांच के संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित द्वारा एटीएस महाराष्ट्र की जांच में सहयोग करने पर आपत्ति नहीं की। ये भी हो सकता है कि पुरोहित स्वयं इस घटना में शामिल हो, क्योंकि वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स लाने की क्षमता रखते थे। ये बात मालेगांव विस्फोट की जांच में सामने आई है। इस परिप्रेक्ष्य में पुरोहित स्वयं ही एटीएस को स्वयं के शामिल होने वाली घटना में निर्देशित कर रहा था और आईबी ने कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की कि घटना की जांच सही दिशा में हो। अमेरिकी नागरिक हेबुट का देश छोड़ने देना। अमेरिकी नागरिक केन हेबुट, जिसके कंप्यूटर से अहमदाबाद बम कांड की पूर्व संध्या पर ईमेल किया गया था, देश छोड़कर नहीं जा सकता था, विशेष रूप से जब उसके लिए निगरानी रखने की सूचना जारी हो चुकी थी और इमिग्रेशन अथॉरिटी की सक्रिय सहमति के बिना वह देश छोड़कर जा ही नहीं सकता था और भारत में इमिग्रेशन अथॉरिटी आईबी ही है। शर्मनाक जल्दबाजी में करकरे की जगह विवादास्पद अधिकारियों की नियुक्ति करना। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की दुखद मृत्यु के कुछ घंटों में ही महाराष्ट्र सरकार ने बेहद विवादास्पद पूर्व एटीएस प्रमुख केपी रघुवंशी की नियुक्ति कर दी। नियुक्ति के 6 माह बाद ही उन्हें स्थायी कर दिया। मुंबई आतंकी हमले के बारे में बिल्कुल निश्चित सूचना को बदनीयत के साथ जानबूझकर रोका जाना। आईबी, जो कि मुंबई पर संभावित आतंकी हमले के संबंध में मुंबई पुलिस, राज्य सरकार और वेस्टर्न नेवल कमांड को अनिश्चित और भ्रम वाली सूचनाएं तक पास करती रही थी, उसने 26/11 की शाम को संभावित हमले की निश्चित सूचना मुंबई पुलिस और वेस्टर्न नेवल कमांड को बदनीयत की वजह से जानबूझकर नहीं दी। जानबूझकर 35 मोबाइल फोन नंबरों की जांच नहीं की जो रॉ ने दिए थे। रॉ ने आईबी को गृह मंत्रालय के माध्यम से 35 मोबाइल फोन नंबर दिए थे जो कि लश्कर-ए आतंकवादियों द्वारा मुंबई हमले के 5 दिन पूर्व प्रयोग किए जा रहे थे, लेकिन उसने इन नंबरों की निगरानी में नहीं रखा जब तक कि रंग भवन लेन घटना नहीं हो गई, या उसने नंबरों को निगरानी में तो रखा लेकिन जानकारी को अपने किसी संदिग्ध उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। हमले में सीएसटी कामा रंग भवन लेन भाग में संदेशप्रद भूमिका होना। अभी तक बताए गए तथ्यों के अनुसार हमले के सीएसटी कामा रंग भवन भाग में हेमंत करकरे, जो कि सरकार को अस्थिर करने और हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणवादी राष्ट्र स्थापित करने, ब्राह्मणवादी आतंकी योजना का पर्दाफाश करने के लिए जिम्मेदार थे, मार दिए गए। इससे भी आईबी के गलत इरादों का पता चलता है। जिन विस्फोट की घटनाओं में ब्राह्मणवादी संगठन शामिल थे उन्हें देशव्यापी आतंकी योजना के तहत नहीं लिया जाना। वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट की जांच के दौरान अन्य विस्फोट कांड, जिसमें मालेगांव विस्फोट कांड 2006, नांदेड़ की घटना 2006, समझौता एक्सप्रेस बम कांड, अजमेर दरगाह शरीक बम कांड, मक्का मस्जिद हैदराबाद बम कांड और कर्नाटक उड़ीसा की कुछ घटनाओं के बारे में भी पता चलता है। इन घटनाओं के पीछे ब्राह्मणवादी आतंकी संगठन अभिनव भारत का ही हाथ पाया गया है और मंशा थी कि सरकार को अस्थिर करना। इतनी सारी जानकारी हाथ लगने के बावजूद मामले को एक देशव्यापी राष्ट्र विरोधी योजना के रूप में नहीं लिया गया।
राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्र के कई बड़े लोग जिनके नाम पहले ही जांचों में सामने आए थे, उनके बारे में विस्तृत जांच भी नहीं की गई और यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना जैसे मामलों के लिए कानूनी धाराएं भी नहीं लगाई गई। ये बेवकूफी की हद तक भोलापन होगा अगर हम ये सोचे कि किस प्रकार के निर्णय आईबी ने नहीं लिए होंगे, जो कि विस्फोट कांडों की असल जांच एजेंसियां थी। अपनी संदिग्ध भूमिका को छिपाने के लिए कई वास्तविक तथ्यों को भी छिपाकर रखना, जैसे 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में अपने कोताहियों और कारगुजारियों की ओर से सीएसटी कामा रंगभवन लेन भाग में जिसमें करकरे की हत्या की गई, अपनी संदेशप्रद भूमिका को छिपाने के लिए कई वास्तविक तथ्यों को छिपाकर रखा गया और जांच आईबी द्वारा बिल्कुल ही अलग राह पर डाल दी गई। या तो मुंबई क्राइम ब्रांच का अपने विश्वास पर लेकर उसको दबाव में डाला गया। उसने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को, जैसे हमले के पहले 5 घंटों के दौरान पुलिस अधिकारियों की आपस में वायरलेस बातचीत की सीडी, पुलिस कंट्रोल रूम की लॉगबुक, करकरे के मोबाइल फोन और कुछ अन्य अधिकारियों के मोबाइल फोन आदि को रिकॉर्ड में नहीं आने दिया। ये बहाना बनाकर कि उसमें कुछ गोपनीय जानकारी है, दरअसल उसमें शायद ही कुछ ऐसा है जिसे गोपनीय कहा जा सके। आईबी इन सबूतों को रिकॉर्ड पर इसलिए नहीं लाई कि उन्हें डर था कि इसमें ब्राह्मणवादी व आईबी के संबंध उजागर हो जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कई गवाहों को भी गवाही नहीं देने दी जिन्होंने बुधवार पार्क पर सीएसटी व रंगभवन लेन पर आतंकियों को देखा था। जो गवाह अपनी बात पर अड़े रहे, उसे सच कहने की बात कहते रहे, उन्हें गवाहों की सूची से हटा दिया गया। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अनीता उड़ैया का है, जिसके बारे में मुंबई आतंकी हमले के पार्ट 6 में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अभी हाल तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को आईबी की ही पकड़ में माना जानता था। कई अधिकारी तथा निजी रूप से काम करने वाले लोग जिन्हें आईबी समझती थी कि रास्ते में आएंगे, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार भी किया गया। आईबी के ब्राह्मणवादी अधिकारियों के अपने ही पूर्व वरिष्ठों को भी नहीं छोड़ा गया, जिन्होंने किताबें लिखी और आईबी के एक अधिकारी रवैया सख्ती बरतने, मनमानापन तथा जवाबदेही से आजादी को इसलिए सार्वजनिक किया, उनके जमीन में उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। लेकिन अब आईबी को कटघरे में लाना चाहिए। उपयुक्त घटनाओं को अगर गहरी जांच व स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई गई तो आईबी के सेवानिवृत्त और वर्तमान में काम कर रहे अधिकारियों को इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। श्रोताओं, आज के लिए रेडियो वॉइस ऑफ खालसा में बस इतना ही। हमने आप तक पहुंचाई एमएस मुश्री पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र द्वारा लिखित उनकी किताब करकरे के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा, भाग 7 की। ये किताब हम यही समाप्त करते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं को हमने आप तक पहुंचाया है। अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए विषय पर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।